Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज हम gases, that is unit 3 of PMC. आज हम इसमें थर्ड लेक्चर उसकी तरफ जा रहे हैं. आज का लेक्चर जो है इसमें हम KMT of gases से आगाज कर रहे हैं. KMT, फर्स्ट ऑफ ऑल KMT of gases है क्या? काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ gases. ये है क्या? सेंटेंस पे गौर कीजिएगा. KMT of gases, this one is a set of postulates, which completely describe behavior of an ideal gas. अब इन अल्फाज पे गौर करना. ये KMT of gases, a set of postulates. मैं अभी आपके साथ ना जिक्र करूंगा कि KMT में 8 postulates है, उनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और उन 3 को मैं आपके साथ शेयर करूंगा. A set of postulates जो कि आइडियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है. इसका मतलब है कि KMT of gases का ताल्लुक आइडियल गैस से है. आइडियल गैस, अब आइडियल गैस के बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करती है हम इसकी तरफ आएंगे. अब ये जो 8 postulates हैं ये कोई एक दिन में अरेंज नहीं हो गई. इसके पीछे साल की मेहनत है और इसके पीछे कोई एक साइंटिस्ट नहीं, अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं इन सब postulates इनको इंट्रोड्यूस करवाने में और फिर इसके आगे मैथमेटिकल इक्वेशन लाने में और फिर लॉज को KMT के मुताबिक एक्सप्लेन करने में. मैं आपके साथ ना एक टेबल शेयर करता हूं, जरा आप इस टेबल को देखें. इस टेबल में मुख्तलिफ साइंटिस्ट का नाम है. बर्नौली है, बर्नौली के बाद क्लासियस है, मैक्सवेल है, बोल्ट्जमैन है और फिर आपके पास वंडरवाल है. इन तमाम साइंटिस्ट, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो हर एक के बारे में लिखा है. सबसे पहले हम बर्नौली को क्रेडिट देते हैं कि उसने KMT ऑफ गैसेस जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. उसके बाद क्लासियस ने KMT ऑफ गैसेस, इसकी बेस पर उसने एक काइनेटिक गैस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया और गैस लॉज को उसकी बेस पे एक्सप्लेन किया. उसके बाद आपके पास मैक्सवेल है, बोल्ट्जमैन है और फिर वंडरवाल है. वंडरवाल ने ये जो KMT ऑफ गैसेस है इसकी पास्टुलेट रियल गैसेस ओबे क्यों नहीं करती और अगर रियल गैसेस के लिए नई इक्वेशन डिराइव की जाए तो वो क्या होगी, वो सारी बातें हमें वंडरवाल बताता है. तो आपको इन तमाम साइंटिस्ट के नाम और उनका कंट्रीब्यूशन इसका पता होना चाहिए. स्टूडेंट, KMT के जो 8 postulates हैं उनमें मैं 3 को खास तौर पर डिस्कस करूंगा और उन्हीं 3 की बेस पे आज हमारी सारी डिस्कशन है. पहली postulate जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. अब ये KMT कहती है. अब जरा सुनना है इस बात को. मैंने क्या कहा, ये आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आपके पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है. अब KMT क्या कहती है? KMT कहती है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. अब यहां पे 2 बातें ज़हन में रखनी है. नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो गैस इज आइडियल और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है देन द गैस विल बी नॉन आइडियल. यानी उस गैस ने फिर KMT की इस पास्टुलेट को ओबे नहीं किया अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन आ गई. मैं तो ना ये लफ्ज आइडियल और नॉन आइडियल गैस, आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस, मैं तो इस लफ्ज से ही इत्तेफाक नहीं करता. मैं तो कहता होना चाहिए आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर. कौन सी गैस किन कंडीशन पर आइडियल बिहेवियर शो करती है, कौन सी गैस किन कंडीशन पर नॉन आइडियल बिहेवियर शो, बहरहाल ये हम आप डिस्कस करेंगे. तो पहला पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस. ये कौन कहता है? ये KMT ऑफ गैसेस कहती है. दूसरी बात, बड़ी पेचीदा बात, दूसरी बात यह है
द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं तो इसके मान ही आपको समझाना चाहता हूं ना। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, पोस्टुलेट क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। ये दूसरा पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ही नहीं होता, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ही नहीं होता। क्या कहती है ये इक्वेशन, ये पोस्टुलेट क्या कह रही है? ये मेरे पास में दोबारा ये कंटेनर है, इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल। अब केएमटी कहती है कि इन मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं है, ये मॉलिक्यूल कोई इनका साइज नहीं है, ये दीज आर पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट, जस्ट अ पॉइंट। अच्छा, हमें बेवकूफ ना बनाए, क्या मतलब ये इनका वॉल्यूम नहीं है? तो फिर जब हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिलेंडर, इसमें गैस है और गैस का वॉल्यूम जो है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 10 dm क्यूब, तो फिर ये जो 10 dm क्यूब है, ये जो 10 dm क्यूब है, ये क्या चीज है? क्या ये गैस का वॉल्यूम नहीं है? आंसर है कि ये जो 10 dm क्यूब है ना, ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नहीं है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस का वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप, ये तो मैंने आइडियल गैस की बात की, आगे चल के जब हम बात करते हैं कि जो रियल गैसेस है उनके मॉलिक्यूल का साइज, वॉल्यूम जरूर होता है, नो डाउट, बहुत कम, लेकिन आप उसको नेगेट नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं होता। बहरहाल फिलहाल तो हमें ना इन पोस्टुलेट, इनकी ही पासदारी करनी है, इन्हें उबे करना। तीसरी बात, नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट यानी जितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर बात होती है, द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम होगा, इट मींस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी उतना एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपने खास तौर पर फोकस करना है। अब एक और बात, क्लासियस एक साइंटिस्ट जिनका भी मैंने जिक्र भी किया, क्लासियस जो है ना, क्लासियस ने केएमटी की इन पोस्टुलेट की बुनियाद पर एक रिलेशन डिराइव किया जिसे हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। अच्छा, एक आपने पढ़ी हुई जनरल गैस इक्वेशन, आपने क्या पढ़ी थी भला? जनरल या आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी भला? वो थी पीवी दैट इज इक्वल टू nRT। ये अब ये वाली नहीं है, अब है काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये क्या है? काइनेटिक गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी दैट इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। यहां पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, M क्या है? जरा समझने वाली बात है। M जो है ना, M है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है। और ये जो N है, ये क्या है? N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक बात को सुनना, मेरे पास ना सपोज एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं फर्ज कर रहा हूं कि इसमें मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं ना जानता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेकुलर मास जो है, मोलेकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 44 ग्राम पर मोल है। ये मोलेकुलर मास, मोलर मास जिसे हम कह रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल है। ये कैसे आया? एक्चुअली होता भला क्या है? ये जो 44 ग्राम है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। एक मोल से मुराद क्या हुआ? एवोगैड्रो नंबर। यानी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल ने, उनका मास 44 ग्राम आता है। अच्छा, अगर मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास बता दूं और कहूं कि एक मोल यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो आप भला क्या करेंगे? आप एक मॉलिक्यूल के मास को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मोलर मैस आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका मतलब क्या हुआ, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जब n की जगह पे मैं Na कर दूं तो फिर आपके पास m और Na दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, मोलर मैस आ गया। सी स्क्वायर बार क्या है, सी स्क्वायर बार इज द सी स्क्वायर बार रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या कहेंगे ऐसे, नहीं, इसे कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन या जिसे आप कहते हैं एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अगर मैं सी स्क्वायर बार और ये लूं, अब ये कहलाती है रूट मीन स्क्वायर। आप इसको यूं लिख सकते हैं ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस। और ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मैं अब ना इसको डिराइव करने के बजाय ना आपके पास जो फाइनल इसका आंसर उसकी तरफ आता हूं। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये इक्वल होती है 3RT/m, या ये लिखते हैं ना आप, ये RT लिख लो या आप PV लिख दो, तो आपके पास ये आ जाएगा 3PV/m। ये आपके पास आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मैं एक और भी चीज चाहता हूं कि वो भी आपको आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास है 3/2 R/NT। अगर मैं इसको फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस लूं, 1 मोल गैस के लिए, तो साधारण है कि 1 मोल गैस के लिए आपके पास n जो है ये बन जाता है Na। क्या मतलब है Na बन जाता है, n मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर, तो 1 मोल के लिए मैं फिर n की जगह पे क्या लिखूंगा, Na। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा R/Na। R की वैल्यू को आपको पता है, R इज अ कांस्टेंट, N इज अ कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट की जो रेशियो आएगी उसको मैं स्मॉल के से रिप्रेजेंट करता हूं। यूं आपके पास क्या आ गया, यूं आपके पास आ गया कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है ये है 3/2। अब इस सारे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा K और आगे क्या आ गया T। अगर इस सारे को भी मैं कांस्टेंट ले लूं, ये 3/2 K, अगर इस सारे को मैं कांस्टेंट कंसीडर करूं, कांस्टेंट है ये, तो फिर मैं क्या कहूंगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी मैंने क्या कहा, फिर हम कहेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। अगर इस सारे की जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दो तो फिर आपके पास ये बन जाएगी, ये रिलेशन बन जाएगा। ये सारी की सारी बातें आपको आनी चाहिए। इनमें से कोई भी बात बतौर एमसीक्यू आपसे पूछी जा सकती है। स्टूडेंट, ये तो क्लासियस की वर्किंग थी, उसने ये काइनेटिक गैस इक्वेशन दी। चीजों को ना मिक्स नहीं करना। अब क्लासियस ने और फिर मैक्सवेल, उन दोनों ने इसी इक्वेशन की बेस पर उन्होंने वो जो गैस लॉज हैं, बॉयल्स है, चार्ल्स है, एवोगैड्रो है, इस तरह आगे मुख्तलिफ ग्राहम लॉ है, इन सब को उन्होंने वेरीफाई किया और बताया कि हां ये जो गैस लॉज हैं वो केएमटी की पोस्टुलेट्स को ओबे कर रहे हैं। ये था हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, अब हम आते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं जरा ना शॉर्ट टाइम में आपको ये समझाने, अपनी तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये आपको सारी बातें समझाऊंगा। वैन डर वाल इक्वेशन क्या है? देखो, वैन डर वाल इक्वेशन में मेरे पास ना पहले तो ये है ना, ये है PV दैट इज इक्वल टू nRT। इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। मैं एक सेंटेंस दोबारा लिखता हूं, वो समझ आएगी तो आगे हम बढ़ सकेंगे। ये जनरल गैस इक्वेशन है। मैं कहूंगा कि जो आइडियल गैसेस है ना, आइडियल गैसेस ओबे दिस इक्वेशन
इक्वेशन at all conditions of temperature and pressure। मैं कुछ दिन पहले भी आपसे कह रहा था एक लेक्चर में कि आपको लफ्ज उबे के मानी आने चाहिए। उबे, जिस दिन उबे के मानी आगे बात खत्म हो गई। उबे का मतलब क्या है? उबे का मतलब है कि अगर आप कोई आइडियल गैस ले, मुख्तलिफ टेम्परेचर और प्रेशर पर आप उसको वैल्यूज दे दें और आप सपोज वॉल्यूम जानना चाहते हैं, तो आप पहले इस इक्वेशन की मदद से आंसर कैलकुलेट करते हैं। सपोज आंसर आ गया 50 dm³, और फिर आप लैब में जाकर एक्सपेरिमेंटली उतनी क्वांटिटीज में गैस लेकर, उतना टेम्परेचर प्रेशर रखकर, अब आप उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या आता है। अगर प्रैक्टिकली भी आंसर 50 dm³ आए, तो जो आपने यहां थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, तो मैं कहूंगा कि उस आइडियल गैस ने इस इक्वेशन को ओबे किया। लेकिन अगर कैलकुलेटेड आंसर और एक्सपेरिमेंटल आंसर एक दूसरे से टैली ना करें, तो फिर कहेंगे हम कि उस गैस ने इस इक्वेशन को ओबे नहीं किया। अब आइडियल गैसेस तो इसको ओबे करती हैं, आइडियल गैसेस तो इसको ओबे करती हैं एट ऑल कंडीशन ऑफ। लेकिन अगर मैं रियल गैसेस की बात करूं ना, रियल गैसेस वो भी इसको ओबे करती हैं, लेकिन तमाम कंडीशन पर नहीं, तमाम कंडीशन पर नहीं। खास तौर पर लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर। इन दो कंडीशन पर जो रियल गैसेस हैं वो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती, यानी रियल गैसेस डेविएट कर जाती हैं आइडियल बिहेवियर से। कहां पे? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। हम कहते हैं कि इन दो कंडीशन पर इस इक्वेशन में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आता है कि रियल गैसेस को ओबे नहीं करती। वो बहुत सिंपल सा है, वो वही दो फॉल्टी पास्टुलेट्स हैं जो केएमटी की कुछ देर पहले हमने स्टडी की। जब आप ये कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, तो दो चीजें आ जाती हैं। एक, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और नंबर टू, अब मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले में कोई ज्यादा नेग्लिजिबल नहीं रहता। यानी इन दो कंडीशन पर हम जो है वो केएमटी की पास्टुलेट से डेविएट कर जाते हैं, और डेविएशन की वजह से आपका आंसर जो है वो इसको टैली नहीं कर रहा होता, और हम कहते हैं कि रियल गैस इसको ओबे नहीं कर रही। प्रॉब्लम कहां पे आता है और उसका सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली ना, ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है ना, हकीकत में ये ऐसी नहीं है। ये इक्वेशन और तरह की, और ये इक्वेशन कैसी है बेटा जी? ये लिखा हुआ है PI V फ्री, ये लिखा हुआ है PI V free, that is called to nRT. What is PI? PI mean ideal pressure. Ideal pressure mean वो गैस का प्रेशर जिसमें गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है। V free क्या है? क्या ये मॉलिक्यूल का मैस है, गैस मॉलिक्यूल? नो, ये फ्री स्पेस का मैस है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है वेंडरवाल, पूरा नाम है जॉनसन वेंडरवाल। जॉनसन वेंडरवाल वो क्या करता है, वो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करता है। वो प्रेशर करेक्शन करता है, प्रेशर करेक्शन, वो वॉल्यूम करेक्शन करता है, वॉल्यूम करेक्शन। अब ये कैसे की जाती है, ये एक लंबी बहस है। वो प्रेशर करेक्शन करता है, वॉल्यूम करेक्शन करता है। प्रेशर करेक्शन के बाद जो हमारे पास वो रिलेशन लाता है वो है P + AN² ओवर V², और वॉल्यूम करेक्शन के बाद जो हमारे पास आंसर लाता है वो है V - NB, दैट इज इक्वल टू nRT। अब अगली बात, अगर आप इसको देखेंगे, अब P ये हो गया, अब V को हमने इस फैक्टर से रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या होगी? दिस इज वंडरवाल इक्वेशन। और अब मैं क्या कहूंगा, रियल गैसेस ओबे दिस इक्वेशन एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। रियल गैसेस इसको ओबे करेंगी तमाम कंडीशन पर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, जो भी, वट एवर द केस। अब आगे बढ़े, इस इक्वेशन में दो चीजें बड़ी प्रोमिनेंट है, दो चीजें बड़ी प्रोमिनेंट है। एक ये A, एक ये B। मैं पहले A की बात करता हूं। A के ना दो नाम हैं, हम इसे कहते हैं दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। हम इसको एक और भी नाम देते हैं, अट्रैक्शन। हम इसे कहते हैं अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम,
मेरे से ना ये बातें नहीं बताई जाती, ये एफएससी में बता चुका हूं। मुझे तो सीधी सीधी बात बताएं कि ए क्या है। बेटा जी, ए है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब देखना, अगर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर अट्रैक्शन कम होगी तो ए की वैल्यू कम होगी। और अगर अट्रैक्शन है ही नहीं, अगर नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, अगर अट्रैक्शन नहीं है तो हम कहेंगे ए दैट इज इक्वल टू 0। और जब अट्रैक्शन नहीं होगी, द गैस विल बिहेव आइडियली एंड इन दैट केस द गैस इज आइडियल गैस। ये बात याद रखनी। और जो पोलर गैसेस है, अब दो बातें याद रखनी है। जो पोलर गैसेस है, पोलर गैसेस जैसे HCl है, जैसे अमोनिया है, जो वाटर वेपर्स है, जो पोलर गैसेस है। और दूसरी बात, वो गैसेस जिनका साइज लार्ज साइज मॉलिक्यूल है। अब ये जो दो किस्म के है ना कंडीशंस, पोलर गैसेस और लार्ज साइज मॉलिक्यूल जिन गैसेस का है, उनकी ए की वैल्यू हाई होती है, ज्यादा होती है, यानी उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ये बात आपने ज़हन में बिठानी। अब दूसरी चीज जो हमारे पास आ गई ना, वो बी है। बी के तो बहुत सारे नाम है ना। बी को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मैं कहूंगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। इसे हम कहते हैं अफेक्टिव वॉल्यूम। इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबल वॉल्यूम। मैं तीनों नाम तो नहीं, मैं तो सिर्फ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ही कहूंगा। मैं फिर बात करूंगा, मुझे इन अल्फाज के चक्कर में मत फंसाएं, मुझे सीधी सीधी बात करें, ये बी है क्या। ये जो बी है ना, बी जो है, बी इट इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स। ये गैस मॉलिक्यूल्स के साइज को रिप्रेजेंट करता है। एक बड़ी खूबसूरत बात, हर गैस के लिए ए और बी की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। यानी जो हाइड्रोजन की और बी की वैल्यू है ना, वो किसी और गैस की नहीं है। हम एक टर्म यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी बेस पे आप उस चीज को बाकी चीजों से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ए एंड बी, इनको कहते हैं वंडरवॉल कांस्टेंट। ए एंड बी को क्या कहते हैं? वंडरवॉल कांस्टेंट। ए और बी, इनको हम क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं दीज आर वैंडरवॉल कांस्टेंट। और एक और बात, मैंने क्या कहा कि हर गैस की और बी की वैल्यू दूसरे से मुख्तलिफ है। तो दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। ये किसी भी गैस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। दोबारा हो, बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मॉलिक्यूल के साइज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज कम होता जाएगा, किसी गैस के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा, उसकी बी की वैल्यू ज्यादा, मॉलिक्यूल का साइज कम, बी की वैल्यू कम, मॉलिक्यूल का साइज और कम, उस गैस के लिए बी की वैल्यू और कम। और अगर किसी गैस के लिए बी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या मतलब है? इसका मतलब है उस गैस का मॉलिक्यूल हैव नो डेफिनेट साइज, उसका तो साइज ही नहीं है। यही कौन कह रही है? यही केएमटी कहती है। इसका मतलब है इन दैट केस द गैस विल बी आइडियल, वो गैस आइडियल होगी। और जितना साइज बढ़ता जाएगा उतनी बी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। ये चीजें आपके पास आ गई। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वंडरवॉल इक्वेशन है रियल गैसेस के लिए। मैं इस वंडरवॉल इक्वेशन को आइडियल गैस के लिए लेना चाहता हूं। भाई अगर आपने आइडियल गैस के लिए लेना है ना, आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए आप एक काम करें, वो आपके, ये मैं ना अब आपको 5-6 पॉइंट्स बताना चाहता हूं। आइडियल गैस के लिए अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो आप ए की जगह पे 0 ले, आप बी की जगह पे 0 ले। आपने ये काम करें, आप ए की जगह पे 0, जब 0 लूंगा तो ये n स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ओवर v दैट इज इक्वल टू 0, और इस पूरी ब्रैकेट में आपके पास p प्लस 0 दैट इज इक्वल टू p, आपके पास ये p बन गया। दूसरा, आप b की जगह पे p 0 पुट करें तो n 0 0, तो v माइनस 0 दैट इज इक्वल टू v, इसकी जगह पे आपके पास क्या आ गया? v, और दैट इज इक्वल टू आपके पास nRT। इसका मतलब है
जब आप इस इक्वेशन को आइडियल गैस के लिए लेते हैं तो फिर ये इक्वेशन दोबारा अपनी इस शक्ल में चली जाती है, और अगर आप इस इक्वेशन को रियल गैस के लिए लाना चाहते हैं तो ये इस शक्ल में आ जाती है। अच्छा, एक तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया, एक और पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है ना वो ये जो मैंने आपके सामने वंडर वाल इक्वेशन लिखी है, ये n नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं वंडर वाल इक्वेशन को लेना चाहता हूं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। बेटा जी, अगर 1 मोल ऑफ गैस के लिए लेना है तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 1। यहां 1 पुट करें, यहां 1 पुट करें, यहां 1 पुट करें, तो आपके पास के ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा p प्लस ये a ओवर v स्क्वायर, an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर, a ओवर v स्क्वायर, और ये आपके पास बन जाएगा v माइनस b दैट इज इक्वल टू RT, क्योंकि मैंने n की जगह पे 1 पुट कर दिया। तीसरी और अहम बात, तीसरा पॉइंट जो आपने याद करना है ना, वो स्टूडेंट है a और b की वैल्यू से आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी का अंदाजा लगाना। अगर a की वैल्यू अप्रोचेस टू 0 है, 0 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि आइडियलिटी इंक्रीसेस। वो गैस, जितनी a की वैल्यू कम होगी वो गैस आइडियल है, जितनी a की वैल्यू ज्यादा होगी वो गैस नॉन आइडियल है। सिमिलरली आप b के बारे में भी कहते हैं, यानी हाई वैल्यू ऑफ a और b ये है नॉन आइडियल, हाई अगर है, और अगर लो वैल्यूज ऑफ a एंड b तो दिस वन इज द आइडियल। और अगर a और b एग्जैक्ट 0 हो जाए द गैस इज परफेक्टली आइडियल। चौथा पॉइंट जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं ए के लिए बात करूंगा। ए, बेटा जी, अगर आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या किया जाए? अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, तो आप उस गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन डेवलप कर दें। एक लफ्ज सिंपल सा, गैस और लिक्विड में डिफरेंस क्या है? गैस और लिक्विड में डिफरेंस है कि गैस के मॉलिक्यूल इनमें गैप ज्यादा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल में गैप कम है। एक तो यह आ गया, डिस्टेंस कम है। अब दूसरी बात, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल, और इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट। अब मैं सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेज की बात करूंगा ना, बाकी चीजों की तरफ मैं नहीं आता। अब ये नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेज, इधर सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज, ए किसको जाहिर करता है? ए अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल को जाहिर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है, यानी अगर ए दैट इज इक्वल टू 0, इट मींस देयर इज नो फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, और आप अट्रैक्शन डेवलप करवा भी नहीं सकते, चाहे गैस मॉलिक्यूल क्लोज आ जाए चाहे वो स्लो हो जाए। आइडियल गैस की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है आप उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट। लेकिन अगर किसी गैस की ए की वैल्यू कुछ है, 0 नहीं है, कुछ है, इट मींस उस गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है, और जितनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी इट मींस उतनी गैस के मॉलिक्यूल में अटैक, और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी गैस मॉलिक्यूल में उतना उस गैस को लिक्विफाई करना आसान है। तो इसका मतलब हुआ है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, जितनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी किसी गैस की, उतना उस गैस को लिक्विफाई करना आसान है। ये मेरी बात पल्ले बांध लो इस बार। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और बहुत खूबसूरत पॉइंट, और वो है यूनिट्स ऑफ ए एंड देन द यूनिट्स ऑफ बी। मैं ए के यूनिट्स जो है ना, सिस्टम इंटरनेशनल भी और दूसरे जो कॉमन यूनिट्स, उन दोनों की बात करूंगा। आपके पास से ये रिलेशन आना चाहिए, पी प्राइम दैट इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अब आप ए के यूनिट लेना चाहते हैं, ए को एक साइड पे रखो, ये वी स्क्वायर इधर चला गया तो पी वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। अब ना, अगर आप कॉमन यूनिट्स की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आप कॉमन यूनिट्स की बात करते हैं तो कॉमन यूनिट्स में प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेयर में आ गया, और वॉल्यूम को हम डीएम क्यूब में लेते हैं, तो डीएम क्यूब ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा डीएम प्लस 6 ओवर, और ये मोल स्क्वायर हो गया।
इसको ऊपर ले जाएं तो आपके पास जो कॉमन यूनिट बने वो बने एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर dm +6 और मोल -2, ये आ गए द कॉमन यूनिट ऑफ ए। सिमिलरली अगर आप एसआई यूनिट की बात करते हैं ना, तो एसआई यूनिट में हम यहां पे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जगह पे हम लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डीएम क्यूब नहीं लेते, हम लेते हैं मीटर क्यूब, और वो फिर मीटर +6 बन जाएगा, और आगे मोल -2। स्टूडेंट ये है +6, ये है -2, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा न्यूटन मीटर +4 मोल -2। ये हैं एसआई यूनिट्स ऑफ ए, और ये हैं कॉमन यूनिट्स ऑफ ए। अब बी की तरफ चले जाए। बी, अब बी के लिए मैंने क्या लिखा है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, एक्सक्लूडेड पर मोल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, आई एम सॉरी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। अब ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये बी आ गया। बी वॉल्यूम को हम लेते हैं डीएम क्यूब में, डीएम क्यूब में, पर मोल मोल इनवर्स, और अगर आप सिस्टम इंटरसेक्शन में जाना चाहते हैं तो मीटर क्यूब और मोल -1। आपको ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ना, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करने के बाद ऑल दिस इज अबाउट द वंडर वाली क्वेश्चन। मुख्तसरन जितनी मैं बातें बता सकता था, जितनी आपको आनी चाहिए। इसके बाद ना बाज दफा ना कुछ क्वेश्चन आते हैं जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, यानी आपके पास ना बुक में टेबल बने हुए हैं दो, एक टेबल में मुख्तलिफ गैसेस के लिए ए की वैल्यूज दी गई है, एक और टेबल है उसमें मुख्तलिफ गैसेस के लिए बी की वैल्यू दी गई। उनमें जरा देख लेना कहां पे एक्सेप्शन है। When there is exception, that is the MCQ। हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट अब हम आते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। पहले तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या और ये हमें क्या बताता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है कि आपके पास ये है जनरल गैस इक्वेशन, PV that is equal to nRT। दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन। आप ना ये सारे का सारा फैक्टर इधर ले जाए, ये बनेगा PV over nRT। दिस वन इज द कंप्रेसिबिलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, हम इसको Z से कहते हैं। ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अच्छा, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें क्या बताता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आई मीन Z, ये हमें दिस वन इज द मेजरमेंट ऑफ आइडियलिटी ऑफ अ गैस। ये गैस कितना आइडियल बिहेवियर शो करती है, ये हमें Z की वैल्यू बताती है। मैं ना मुख्तलिफ गैसेस के लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। मैं ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV over nRT ये मैं इधर लेता हूं, यानी y एक्सिस पे मैं Z की वैल्यू आई मीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लेता हूं, और x एक्सिस पे मैं प्रेशर लेता हूं। प्रेशर आप एटमॉस्फेयर में देंगे, ये 2, 4, 6, 8, 10 प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। आपने ना जो एक्सपेरिमेंटेशन करनी है वो एक मखसूस टेंपरेचर पे करनी है। तो आप गैसेस लेते, सपोज आप लेते हैं हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, N2H4, C2H4, इथीन है, अमोनिया है। ये डिफरेंट गैसेस है। इन तमाम गैसेस का 1 मोल लेकर आप कोई एक टेंपरेचर बता दें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आप 1 मोल 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आप उसके लिए आप एक्सपेरिमेंटेशन करें, जो आपके पास डेटा आएगा उसको प्लॉट करो। एक मैं आपको एक स्टैंडर्ड दे देता हूं। अगर कोई आइडियल गैस होगी, आइडियल गैस इज आल्सो कॉल्ड परफेक्ट गैस, अगर कोई परफेक्ट गैस होगी, उस गैस के लिए जो हमारे पास ग्राफ आएगा ना, वो हमारे पास ये यहां पे आएगा। ये अब ये ज़हन में रखना है। ये क्या है? दिस वन इज फॉर आइडियल गैस, और आइडियल गैस के लिए फिर Z की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब ये पहली बात, अगर Z की वैल्यू 1 आ रही है, इट मींस
दैट इज एन आइडियल गैस। आइडियल गैस। और एक और बात, आइडियल गैस जो है ना, इसके मॉलिक्यूल में नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। तीसरी बात, कैनॉट बी लिक्विफाइड, आप इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। ये तीन बातें ये हमें Z बता रहा है। अगर Z की वैल्यू 1 है, यूनिटी है, 1 कह लो या आपसे पूछा जा सकता है यूनिटी। अगर Z की वैल्यू यूनिटी है, दैट इज फॉर आइडियल गैस। और उसमें ये तीन बातें आपके ज़हन में बैठनी चाहिए। अब आप हीलियम की बात कर लो। हीलियम के लिए जो आपके पास ये आएगा, ये दिस इज फॉर हीलियम। अब हाइड्रोजन की बात कर लो। हाइड्रोजन के लिए आपके पास ये वैल्यू आएगी H2। अगर आप हीलियम और हाइड्रोजन को देखो तो इसके लिए Z की वैल्यू ना 1 से ज्यादा है, मोर देन 1 है। अगर Z की वैल्यू, अब इसके लिए आप बात कर लो, अगर Z की वैल्यू ये मोर देन 1 होगा, जैसे मैंने हाइड्रोजन और हीलियम के केस में कहा, मैंने किसके केस में कहा, मैंने हाइड्रोजन के केस में कहा, मैंने हीलियम के केस में कहा, अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वो गैस अब आइडियल बिहेवियर तो नहीं है, आइडियल बिहेवियर तो नहीं है। उस गैस के मॉलिक्यूल में जो एक्सपेंशन डोमिनेट करती है, एक नया लफ्ज आपको दे रहा हूं, एक्सपेंशन डोमिनेट और वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, ये मैं इसके बाद। अब एक और भी है मेरे पास, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये N2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह आपके पास जो अदर गैसेस है, जिसमें अमोनिया है, जिसमें मीथेन है, जिसमें इथीन है, इनके लिए भी ये वैल्यूज यहां पे आती है, इनके लिए भी ये वैल्यू यहां, अमोनिया के लिए ये ऊपर चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गैसेस है इनके लिए Z की वैल्यू नीचे आती है और हाई प्रेशर पे जाके ऊपर चली जाती है। इसका मतलब है कि बाज गैसेस, उनके लिए Z की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 1। और मैं गैसेस की बात क्या कर रहा हूं, मैं कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र कर रहा हूं, मैं अमोनिया का जिक्र कर रहा हूं, मैं मीथेन का जिक्र कर रहा हूं, मैं इथीन का जिक्र कर रहा हूं, अब इन नाइट्रोजन का जिक्र कर रहा हूं। अब इनके लिए हम क्या कहेंगे, जिनके लिए Z की वैल्यू ज्यादा है, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन डोमिनेट, Z की वैल्यू 1 से कम है तो कंप्रेशन डोमिनेट, कंप्रेशन। तो अब आप यहां पे क्या कहोगे कि इस केस में कंप्रेशन डोमिनेट्स, मतलब अगर आप इन गैसेस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं ना, जितने गुना प्रेशर बढ़ाएं उतने गुना वॉल्यूम कम होता है। लेकिन इन गैसेस में क्या होता है, अगर आपने प्रेशर 2 गुना बढ़ाया तो वॉल्यूम 2 गुना से ज्यादा कम हुआ। अगर 2 गुना प्रेशर बढ़ाते वॉल्यूम भी 2 गुना कम होता तो फिर आपकी वैल्यू इसके ऊपर आती जाती, इसके ऊपर आती जाती, क्योंकि ये वाली जो है ये आइडियल गैस की है और ये वाली जो स्टेट लाइन है Z की वैल्यू जो 1 है, जो यूनिटी है, वो हमें बताती है कि गैस लॉज को ओबे कर रही है। और गैस लॉ, बॉयल्स लॉ को ओबे करने का क्या मतलब है कि जितने गुना प्रेशर बढ़ाएं उतने गुना वॉल्यूम कम हो। ये नीचे क्यों लाइंस आ रही हैं, ये इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये गैसेस बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इनमें Z की वैल्यू 1 से कम है, ये 1 है, इनमें Z की वैल्यू 1 से कम होगी। अब इसका फिर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो गैसेस हैं इनको लिक्विफाई करना आसान है, इजीली लिक्विफाई। अब आप कहेंगे कि लिक्विफाई करना इधर वेरी डिफिकल्ट है, इधर इजी है। वजह, अब आप गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स में नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस, लिक्विड के मॉलिक्यूल में सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर इनके मॉलिक्यूल्स में कंप्रेस करने पर सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस आती है तो इट मीन ये आसानी से क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। एक और चीज, एक और पॉइंट, ये ना, ये 3 बातें पहले मैं कहूंगा, 1, ये 2
और ये तीन बातें आप पल्ले बांध दे। इसका मतलब हुआ कि जिनकी वैल्यू z से ज्यादा, जिनमें z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, या जिन गैसेस के केस में z की वैल्यू 1 से कम है, उन गैसेस, वो जो गैसेस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है। अब कौन ज्यादा डेविएट करता है, कौन कम करता है, वो यहां पे बड़ा प्रोमिनेंट है, वो यहां पे प्रोमिनेंट है। और प्रोमिनेंट क्या है कि जो ज्यादा ऊपर जा रही है उनकी डेविएशन ज्यादा है, और जो स्ट्रेट लाइन के जितना क्लोज है दे शो द आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब है z की वैल्यू से कितनी किसी गैस की वैल्यू z के क्लोज होगी वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और जितनी z से अवे होगी, z से 1 से कम होगी या जितनी 1 के क्लोज होगी तो वो आइडियल बिहेवियर, और जितनी 1 से अवे होगी, 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी, तो दैट विल शो द नॉन आइडियल बिहेवियर। अच्छा, एक और भी चीज, ये जो z की वैल्यू है ना, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, दो फैक्टर पर। एक है प्रेशर और दूसरा है टेम्परेचर। आप प्रेशर देखो, इधर किसी भी गैस के लिए अगर प्रेशर कम है तो z की वैल्यू कम है, जब प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो z की वैल्यू उसी लिहाज से चेंज होती जा रही है। और ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ प्लॉट किया है, ये सपोज अगर ये ग्राफ जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाऊंगा तो ये जो लाइंस हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, आई मीन z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ z, आई मीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। स्टूडेंट, यहां तक जितनी भी मैंने आपके इस लेक्चर में या गैसेस के जो चैप्टर है इसमें जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है ना, उसमें मैंने दो अल्फाज बड़े बार बार बोले, आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस, और मैंने कई जगहों पे कहा कि ये लफ्ज दुरुस्त नहीं है, इट शुड बी आइडियल बिहेवियर एंड नॉन आइडियल बिहेवियर। जितनी भी गुफ्तगू की है उसको मैं यहां पे समेटना चाहता हूं, समराइज करना चाहता हूं। जरा सुनिएगा आइडियल गैस के बारे में। पहली बात मैं गैस लॉज के हवाले से बात करूंगा। गैस लॉज के हवाले से मैं कहूंगा आइडियल गैसेस वो गैसेस विच ओबे गैस लॉज एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इधर मैं क्या कहूंगा, दोज गैसेस which do not obey gas laws at all condition of temperature and pressure। ये पहला नुक्ता हो गया। आइडियल गैसेस को हम परफेक्ट गैसेस भी कहते हैं, परफेक्ट गैसेस, परफेक्ट। और कोई परफेक्ट गैस, कोई आइडियल गैस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। नो सच गैस एग्जिस्ट। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आइडियल बिहेवियर की बात करो। इन गैसेस को, नॉन आइडियल गैसेस को, हम इनको रियल गैसेस भी कहते हैं। और जितनी हमारी सराउंडिंग में गैसेस हैं, हीलियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, जो भी गैसेस हैं, ऑल दीज आर नॉन आइडियल और रियल गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, वो मैं ना ए और बी के लिहाज से बात करूंगा। ये वंडरवाल कांस्टेंट जो है ए और बी, अगर ए और बी की वैल्यू समान होगी तो वो हमारे पास आइडियल गैस की तरफ इशारा है। और मैंने एक और बात भी की थी, मैंने कहा था अगर ए और बी की वैल्यू परफेक्ट ए या बी, अगर ये परफेक्ट 0 होगी, यानी 0 होगी, तो फिर वो गैस एक परफेक्ट गैस है, एक आइडियल गैस है। लेकिन अगर ए और बी की वैल्यू, ए और बी अगर इनकी वैल्यू लार्ज होगी तो देन द गैस विल बी नॉन आइडियल। एक और बड़ा खूबसूरत पॉइंट, वो क्या कि ये जो आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, यानी नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। और इसमें हम क्या कहेंगे कि रियल गैस या नॉन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन या रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, यहां पे एग्जिस्ट करती है। एक और पॉइंट पे आ गया, और वो क्या कि आप ना आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, आप नॉन आइडियल गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन ही नहीं है मॉलिक्यूल्स में, तो आप आइडियल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू कैन लिक्विफाई नॉन आइडियल गैस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये दो बातें उस रियल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती। एक और अहम तरीन बात, वो मैं ना क्रिटिकल टेम्परेचर के हवाले से, टीसी के हवाले से बात करूंगा। अगर आप देखना चाहें ना, कई पैरामीटर हैं जो आपको आइडियलिटी ऑफ गैसेस के बारे में, कई पैरामीटर है। मतलब कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर है,
इसी तरह ए और बी की वैल्यू का फैक्टर है, इसी तरह क्रिटिकल टेम्परेचर का फैक्टर है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना कम होगा उतना वो ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और जितना क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी वो गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। मसलन अगर मैं कहूं कि इन तमाम गैसेस में से जो ज्यादातर आइडियल बिहेवियर कौन शो करती है, तो वो कहते हैं वेरी सिंपल, आप इनमें देख रहे हैं कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, तो इनमें सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर हीलियम का है। हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर ये -268 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद हाइड्रोजन है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर -238 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर हीलियम का, तो इसका मतलब है कि हीलियम का आइडियल बिहेवियर सबसे ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, अमोनिया की बात करो, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। इसका मतलब है ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होने की वजह से ये आइडियल नहीं, ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट आवर यूनिट गैसेस। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला पर आप पर करम फरमाए। एक बात नोट करना, मैं ना आपके लिए मैंने ये एक एंटी टेस्ट की बुक लिखी है, वेरी इफेक्टिव। मेरी जितनी भी बुक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा टाइम जो लगा, सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी पड़ी, वो इस बुक पर है, और ये बुक मैंने सिर्फ आपके लिए लिखी है। इस बुक में आपको जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, जितनी भी मैं उसमें डिस्कशन करता हूं, वो सारी की सारी यानी शॉर्ट फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, जो मैं आपसे कहता हूं ना कि आप सारे अपने जो लेक्चर मेरे जो हैं ये आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे, वो सारे इसमें हैं। एडिशनल भी कई है, कॉन्सेप्ट भी हैं, शॉर्टकट भी हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें हर यूनिट के बाद एमसीक्यूज है, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, जो कि उस यूनिट के लिए सफिशिएंट है, और फिर उनकी ना सिर्फ आंसर है बल्कि एंटी टेस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास ना एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन दिया गया एमडीकैट का। ये एक बहुत बड़ी, हर एक यूनिट के एक या दो टेस्ट बनाए गए हैं, और उसमें वही मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके एंटी टेस्ट में आने हैं। और फिर इनके बाद ये, और उसके बाद आपके पास ना ये जो प्रीवियस एंटी टेस्ट के जो पेपर्स हैं उनको भी आपको दे दिया गया। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। मेरे लेक्चर्स के बाद इस बुक को पढ़ने के बाद और अदर मटेरियल, मैं किसी आपको पढ़ने से, स्टडी करने से तो मैं नहीं रोकूंगा, या जहां से भी आप स्टडी कर रहे हैं, जिस इदारे से स्टडी कर रहे हैं, या अगर आप होम घर में बैठे हुए प्रेपरेशन कर रहे हैं, ये बुक आपके लिए हर तरह से मुआवन और मददगार होगी। इसके साथ ही साथ वाक पब्लिशर इसके प्लेटफॉर्म से हमारे पास बायोलॉजी की बुक है, सेम पैटर्न, और इंग्लिश वन ऑफ द बेस्ट बुक इन पाकिस्तान। आप भूल जाएंगे कि ऐसी बुक आज से पहले कोई लिखी गई। बहरहाल ये आप देखेंगे ना, मैं तो इसकी तारीफ कर रहा हूं, आप देखेंगे तो मेरे अल्फाज की सदाकत आपको नजर आएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।